Hello dear students, welcome to Dakshina E-Classroom and let's start solving our DD12 test problems. Question pairs from basically thermodynamics और I think inorganic के भी कुछ प्रश्न थे ना. So yes, बड़े ही आसान से प्रश्न से we will start solving. Question first. Delta H and delta S for the given reaction. Delta H and delta S are given. So let me write it there. Question number 1. Delta H is equal to plus 30.558 kilojoule per mole. Okay. Now question delta S is also given. Delta S is equal to 0.666 kilojoule per mole. The temperature at which free energy equal to 0. So देखते हैं delta G is equal to 0, that is equal to delta H minus T delta S. So T is equal to क्या हो जाएगा delta H divided by delta S, that is equal to 30.558 by 0.666, that gives you approximately 463 Kelvin. क्लियर, सिंपल सी बात है. अगर इस टेम्परेचर के नीचे जाएगा तो क्या होगा बताओ. इस टेम्परेचर के नीचे जाने के बाद क्या होगा कि जो ये पार्ट है, टेम्परेचर नीचे गया तो ये पार्ट हो जाएगा वो कम हो जाएगा. ये पार्ट जब कम हो जाएगा तो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो क्या पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएगी और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. ठीक है, तो आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हो. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि एंट्रोपी चेंज इन द डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया दैट इज सॉलिड इन वाटर. देखो क्या होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, सो डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर, इसमें क्या होता है, एस इंक्रीज करता है. एंट्रोपी क्या करता है, इंक्रीज करता है. एंट्रोपी क्या करता है क्योंकि डिसऑर्डरनेस बनता है. जैसे आप समझ लो ना कि आपने NaCl, आपने नमक तो लिया ही होगा, नमक लिया है तो अब ऐसे समझो कि आपके पास 1 लीटर वाटर है और उसमें आपके हाथ में चुटकी भर नमक, उसको डालते हो, क्या होता है वो हर जगह फैल जाता है, हर जगह फैल जाता है. तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हुआ है. सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस पार्टिकुलर यूरिया, कि जब आपने क्या किया है, यूरिया को डाला है पानी में तो क्या हो गया, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज किया है तो एंट्रोपी क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा बताओ, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा. ठीक है. क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन 3 क्या है, हमारे पास कोई रिएक्शन है एक्स से, कोई रिएक्शन है X2A H1 और डेल्टा H1. क्लियर. देन B से क्या है, B से A जा रहा, B से A जा रहा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा H2. ठीक है. तो अगर मान लो क्या हमारे अंतिम के रिएक्शन में A आ रहा है, लास्ट रिएक्शन में X से Y में A तो नहीं आ रहा, तो इस A को हटाना पड़ेगा. A को कैसे हटाएंगे, कम घटा दीजिए, तो घटा दीजिए तो क्या रिएक्शन आ रहा है बताइए, X इज गिविंग B एंड आपने क्या किया अभी डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 किया है. तीसरा रिएक्शन है B से Y आ रहा है, B से Y आ रहा है, B से Y आ रहा है. दिस इज इक्वल टू डेल्टा H3. तो देखो इसको हमको अंत रिएक्शन चाहिए तो क्या है, ये भी और ये भी कैंसिल होना, दोनों को जोड़ दीजिए. तो दोनों को जब जोड़ देंगे, एडिशन करेंगे तो आ जाएगा B से B कैंसिल हो जाएगा, X से मिलेगा Y और आपने डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 किया है. वैल्यू पुट कीजिए सबकी. तो डेल्टा H1 इज माइनस Q1, delta H2 is minus of Q2 and delta H3 is minus Q3. So क्या हो जाएगा, Q2 minus Q1 minus Q3. ठीक है, Q2 minus Q1 minus Q3. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फॉर द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक डस्ट with 1 mole of sulfuric acid in a bomb calorimeter. तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है, एक आप कांस्टेंट वॉल्यूम
का एक कैलोरीमीटर है, तो ये जो वेसल है उसका कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम का सीधा सा मतलब क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम नहीं होने वाला है। चेंज इन वॉल्यूम नहीं होने वाला है, इसका क्या मतलब है कि जो P डेल्टा V जिसको हम लोग वर्क डन बात करते हैं वो क्या हो जाएगा P डेल्टा V जीरो, सो P डेल्टा V जीरो, दैट इज व्हाई वर्क डन इज जीरो। और ये जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी खपत होती है, यानी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो देख लो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन नहीं हो रहा हो और इंटरनल एनर्जी क्या हो गई हो, कम हो रही हो। तो इंटरनल एनर्जी कम किस में हो रही है, पहले प्रोसेस में और लास्ट प्रोसेस में, और वर्क डन नहीं होना चाहिए, तो वर्क डन पहला है। आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 देखो भाई, 5 क्या है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम 2 लीटर 2 एटीएम 3 लीटर टू 2 एटीएम 7 लीटर, चेंज इन वॉल्यूम हुआ है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज की है। तो इंथैल्पी की बात करते हैं, तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। सिंस कांस्टेंट प्रोसेस की बात है, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, सो पी डेल्टा वी। सो यू कितना है हमारे पास 30 लीटर एटीएम प्लस पी की वैल्यू क्या है 2, वी की वैल्यू डेल्टा वी क्या है 7 माइनस 3 दैट इज 4, 4 इंटू 2 8, सो 38 लीटर एटीएम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बातें बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पीटी ग्राफ है हमारे पास, कोई है पीटी ग्राफ है, तो आप लोगों को ग्राफिकल कन्वर्शन मैंने बताया है, तो उसी के हिसाब से आप बना सकते हो। इसमें क्या है, कुछ प्रोसेस से वापस इस टेम्परेचर पे, यानी कि देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट हो रहा है, प्रेशर क्या है, फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर कांस्टेंट है। तो इससे आप ये ग्राफ बनाओ तो क्या होगा बताओ, P वर्सेस V का ग्राफ बनाओ। तो ध्यान से देखो कि फॉर दिस पार्टिकुलर टू प्रेशर जो कि सेम है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या हुई है, T1 से T2 इंक्रीज हुई है, नहीं टेम्परेचर की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो आपको क्या पता है, T इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो V के साथ क्या होगा, V को इंक्रीज होना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो इस पार्टिकुलर पे अगर V1 है, इस T1 के कोरस्पॉन्डिंग ये V1 है, तो क्या होगा, ये टेम्परेचर इंक्रीज होकर T2 पहुंचा है ना, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होके क्या पहुंचेगा, यहाँ पे V2 पहुंचेगा। यानी कि डेल्टा V क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। बात करते हैं इसकी। तो बताओ क्या होगा, आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सो देखो माइनस पी क्या है, पी तो वैल्यू पॉजिटिव ही है, डेल्टा वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सो पी डेल्टा वी क्या होगा, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं डेल्टा एच के बारे में, बताइए डेल्टा एच क्या होगा बताओ। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी है, एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, सीपी भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा टी यहां से निकल के आएगा, टी की वैल्यू इंक्रीज हुई, यानी कि T2 माइनस T1 क्या होगा, T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन 0, सो क्या होगा, यस डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताएंगे सारे लोग। क्वेश्चन 6 क्या बोला है, एन आइडियल गैस एक्सपांड्स इन वॉल्यूम फ्रॉम, सो V1 क्या है हमारा, V1 इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं उसको, V1 को तो सेम ही रखते हैं 10 टू द पावर माइनस 3। V2 जो है इसको आप लिखो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू बताइए माइनस ऑफ P एक्सटर्नल कितना है हमारा, P एक्सटर्नल बताओ 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 10 टू द पावर माइनस 3, सो माइनस 3 से गया कितना आएगा, माइनस 900 जूल, माइनस 900 जूल आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन 7 बात करते हैं, दिस इज क्वेश्चन 7 ना, हाउ कम, सॉरी क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। ओके भाई लोग, क्वेश्चन 8 क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। भाई ये क्वेश्चन कितनी बार आएगा आपको पता है, कैलोरी जो होता है सबसे ज्यादा होता है, फिर जूल आता है और फिर आपका अर्ग आता है। ठीक है, तो ये मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 9 क्या बोला है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। आपको क्या पता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करता है तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है 57.5, और कितना दिया इन्होंने 57.1 जूल होता है। क्लियर, यानी एक H प्लस और एक OH नेगेटिव होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, हमारे पास एक वीक एसिड दैट इज CH3COOH प्लस NaOH। ध्यान से रहे, ये 1 मोल ऑफ वाटर बनना चाहिए, यानी कि देखो अगर ये दोनों कंप्लीट रिएक्शन करेंगे तो बात करते हैं। तो देखते हैं 40 ग्राम NaOH है, 40 व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaOH 40, 40/40 कितना हो गया 1 मोल। ठीक है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60, सो ये क्या है 1 मोल। तो ध्यान से देखो 1 मोल रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा CH3COONA प्लस H2O, 1 मोल H2O तो बन रहा है, यानी कि इतनी एनर्जी तो रिलीज हुई होगी। ठीक है, पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है मैंने पहले भी बता रखा है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा CH3COH को डिसोसिएट करने में चली जाएगी, एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करके एसिटेट आयन और H प्लस आयन बनाने में जाती है, इनको नहीं जाती। NaOH तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आसानी से क्या होते हैं आयंस में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, बट दिस पार्टिकुलर इनको एनर्जी चाहिए होती है। OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो बॉन्ड को तोड़ा तो 57.1 जूल में से कुछ एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में चली गई, तो एनर्जी कितनी होगी 57.1 से थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, सो लेस देन 57.1 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 1010, क्वेश्चन 10 क्या है बताओ मेरे भाई। क्वेश्चन 10 है ए चाइल्ड बाउट ए बलून, और वो क्या है इन्होंने बड़ा सा बलून लिया था भाई, और अगले दिन क्या हो गया छोटा हो गया। ठीक है, तो बलून आपको पता है जो सरफेस होता है, बलून का जो सरफेस होता है तो हीट ट्रांसफर तो होता ही है, तो क्या होगा क्यू का ट्रांसफर आसानी से हो सकता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, यहां से क्या हुआ है नंबर ऑफ मोल्स बाहर आ रहे हैं, यानी मास का ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ये क्या है मास Q प्लस Q का भी ट्रांसफर हो पा रहा है और मास का भी ट्रांसफर हो पा रहा है। दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। तो दिस इज फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विच एक्सपेंशन विल प्रोड्यूस मोर चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको क्या पता है डेल्टा एस को पता होगा, एन आर क्या होता है, सॉरी एन सी वी, बताओ जल्दी, एन सी वी क्या होता है, एल एन क्या होता है T2/T1 होता है। ठीक है, देन एन आर एल एन V2/V1 होता है। क्लियर, सो बताओ क्या होगा। हमारे पास बहुत 4 ऑप्शंस है, नहीं 4 ऑप्शंस है। ओके, आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल T2 T1 सेम हो, ये बंदा 0 हो गया, तो हमें इसी के आधार पे बताना है। n की वैल्यू सेम है, r की वैल्यू सेम है, तो जो जिसका V2/V1 चेंज होगा या ज्यादा होगा उसी के आधार पे V2/V1 जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी का एंट्रोपी ज्यादा होगा। देखते हैं पहला ऑप्शन नंबर 1 में V2/V1 क्या है। पहला ऑप्शन में V2/V1 है 22 से 20, यानी कि 20/2 दैट इज इक्वल टू 10। दूसरे ऑप्शन में देखो V2/V1 क्या है 1 से 10, यानी कि 10/1 दैट इज इक्वल टू 10, सेम हो गया। तीसरे ऑप्शन में देखो क्या है 3 से 30, यानी कि 30/3 इज इक्वल टू 10, यानी कि देखो तीनों में V2/V1 की वैल्यू बराबर है, तो एंट्रोपी तीनों में क्या होगी सेम होने वाली है, सेम बनने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12, 6 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम वॉल्यूम 1 लीटर टू वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। तो क्या है आपको पता ही है, W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन क्या होगा बताओ V2/V1 होगा, सो -6 इंटू आर की वैल्यू 8.3 इंटू टी की वैल्यू कितनी है बताओ 27, यानी कि 300। ln को ln को log में बदल लिए 2.3 से मल्टीप्लाई करके log ऑफ V2/V1 दैट इज 10/1, सो इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, सो -6 इंटू 8.3 इंटू 2.3 इंटू 300, तो बताओ क्या होगा। सो 6 इंटू 3 18 होता है, 18 इंटू 3 कितना होता है बताओ 4, फिर 18 इंटू 8 कितना होता है, ओके सो दिस इज कमिंग टू 154 करेक्ट ना, sorry 144, so this is coming to be 149 into
2.3 इंटू 100, तो देखो ध्यान से 149 और 150 इंटू 2 क्या होगा 30। 300 के अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए, 300 से थोड़ा सा ज्यादा होना, यानी कि 3 वाला आंसर आना चाहिए, यानी कि समथिंग लाइक दिस आपका आंसर आना चाहिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो यू विल बी गेटिंग 300, करेक्ट। 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सो आपका अराउंड जो आंसर आना चाहिए 32 किलो जूल के आसपास आना चाहिए। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस हैं, एक -47 है नहीं होगा, एक 0 है नहीं होगा, एक 100 है नहीं होगा, सो आई थिंक -34 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर कहां चला गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्या बोला ये 13 बताओ। ये 13 बोला कि आपके पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है जो स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, और इंटरनल एनर्जी भी चेंज की है। आई थिंक दिस क्वेश्चन वी हैव डन ना 38 किलो जूल। दिस इज आई थिंक दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन ना, it seems to be repeated question I think. How come it is repeated? Yes, question 5, देखो question 5 को दो, this is repeated question of question 5 यार, सॉरी हाँ। question 14 क्या है, which of the following changes delta H naught is always negative? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नहीं, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। यस, इंथैल्पी ऑफ कंबशन यानी कि डेल्टा एच सी ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा हीट प्रोड्यूस करता है, ऑलवेज नेगेटिव। क्वेश्चन 15 बताओ। 15 क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज गिवन इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड N2 इज आल्सो गिवन, एवरेज NH बॉन्ड। तो इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर। तो मुझे ये बताओ कि जो है हमारे पास क्या है, N2 से H2 से क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि 1 मोल बन रहा होगा, और 1 मोल बन रहा होगा तो कितना होगा, ये 3/2 होगा और ये 1/2 होगा, तभी तो स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं। नहीं, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ये गैसेस फॉर्म में होगा, ये गैसेस फॉर्म में होगा, ये गैसेस फॉर्म में होगा, और ये क्या है 1 मोल बन रहा होगा। ओके, अब देखो डेल्टा HF की बात करते हैं। तो डेल्टा HF क्या हो जाएगा, डेल्टा HF की वैल्यू गिवन है, क्या है -46 दैट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, -46, दिस इज द हीट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना डेल्टा HF, दिस इज नथिंग बट हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी से कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना होगा, गैसेस फॉर्म में बनाना होगा, फिर वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और अमोनिया बनाएगा। ऐसे होता है ना, नाइट्रोजन क्या एटम्स में टूटेंगे, फिर नाइट्रोजन एक आया, एक हाइड्रोजन एटम आया, साथ मिलकर बॉन्ड बनाया और अमोनिया बनाया, ऐसे ही होता है। ओके, तो पहले तो नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़िए। बॉन्ड को जब तोड़ना होता है तो बॉन्ड को तोड़ने में क्या होता है, एनर्जी खत्म होती है। तो कितनी खत्म होगी बताओ, हमारी खत्म होगी 1/2 इंटू कितनी एनर्जी खत्म हो गई भैया, 712 खत्म हो गई, प्लस और दिस इज 3/2 इंटू कितनी एनर्जी खत्म होगी हाइड्रोजन के लिए, 436 करेक्ट। सो बताओ क्या होगा, एंड कितने बॉन्ड है यहाँ पे, 3 NH बॉन्ड है, तो उसमें 3 इंटू एक्स, मान लीजिए x होगा कुछ उसका, तो व्हाट इज दिस x, x इज NH बॉन्ड को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट हैज टू बी नेगेटिव, ध्यान रखेंगे इसका। सो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो रहा है, दिस इज कमिंग टू बी 40 से उधर के लेके चले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इज कमिंग टू बी 654 प्लस 356 प्लस 46 इज इक्वल टू 3x। सो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1056 डिवाइडेड बाय 3, so this is coming to be 3155 5 करेक्ट है, 2352, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हमारे पास क्या है, पार्टिकुलर रिएक्शन है, तो मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है, आप सारे जो क्वेश्चन पढ़ो, हीट इवॉल्व इन दिस पार्टिकुलर रिएक्शन। जब आपके पास 6 मोल, जब आपके पास, इसको ऐसे समझो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन में क्या है कि जब आपके पास 680 जूल ऑफ और किलो कैलोरी 680 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इवॉल्व होता है, तो बनता कितना है, 6 मोल ऑफ CO2 बनता है।
ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्या हम ये बोल सकते हैं? जी हाँ बोल सकते हैं कि जब आपके पास 680 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है तो कितने CO2 का फॉर्मेशन होता है? 6 मोल ऑफ CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो 170 किलो कैलोरी इवॉल्व होगी तो कितने बनेंगे? सो 1 कैलोरी होगा तो 6/680 मोल ऑफ CO2 बनेंगे। बट हमारे पास 170 है तो 170 में क्या होगा बताइए? कट्टम कुट्टी करके बताओ ना। ये कट गया तो हो गया कितने बार में? आई थिंक 4 बार में, यानी कि 4/3 मोल ऑफ CO2 बनेंगे। तो ग्राम में बताएंगे या मास बताएंगे? W क्या होगा? 4/3 इंटू कितना होगा भाई? 4/3 इंटू एक CO2 का मास कितना होता है? 40। करेक्ट ना? एम आई करेक्ट? सॉरी 6/4 सो 44। कट्टम कुट्टी 11 बार में सो 66 ग्राम। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या है? हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज गिवन। सो डेल्टा H वैल्यू इज गिवन। डेल्टा H इज इक्वल टू 186.5 वैल्यू। और इन आपके पास यूनिट है, यूनिट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रोपी ऑफ इस वेपोराइजेशन एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सो T क्या होता है? T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वेपर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम होते हैं। यानी कि एट इक्विलिब्रियम व्हाट वी नो, डेल्टा G इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा G इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस ऑफ T डेल्टा S। सो T की वैल्यू पता है, डेल्टा H पता है, तो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H बट्टे क्या होगा? T होगा। दैट इज इक्वल टू 186.5 डिवाइडेड बाय दिस इज 373। So this is coming to be 1/2, that is equal to 0.5। ठीक है, 80 0.5। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? लिखते हैं। हमारे पास है HA प्लस OH नेगेटिव गिविंग यू H2O प्लस A नेगेटिव प्लस Q1, और दूसरा है H प्लस और OH नेगेटिव गिविंग यू H2O प्लस Q2। ओके, हमारे पास पूछ रहा है क्वेश्चन की एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? HA गिविंग यू H प्लस और ये नेगेटिव। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। ये कैसे आएगा? ध्यान से अगर आप देखोगे तो OH OH कैंसिल हो जाना चाहिए, H पॉजिटिव इस तरफ आना चाहिए, A नेगेटिव इसी तरफ है, और H2 कैंसिल होना चाहिए। इसका मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको इस रिएक्शन में से इस रिएक्शन को माइनस करोगे तो क्या होगा? HA आएगा और Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? इवॉल्व होगी। ठीक है, डिसोसिएशन में दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो क्या होगा बताओ? इस पार्टिकुलर रिएक्शन से तो सही दिख रहा है कि इस मच अमाउंट ऑफ की इवॉल्व हो रही है। तो क्या होगा बताओ? इवॉल्व हो रही है मतलब निकल रही है, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा? डेल्टा H क्या होगा? माइनस Q2। दिस इज द डेल्टा H। तो इसको आप साइन को अंदर ले जाओ तो Q2 माइनस Q1 आंसर आ जाता है। ठीक है, then when ammonium chloride is dissolved in water the solution becomes cold। solution becomes cold मतलब क्या है कि हीट को आपने एब्जॉर्ब किया है। हीट को आपने एब्जॉर्ब किया है। जब भी हीट एब्जॉर्ब किया जाता है तभी तो क्या हो? टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिख बाहर से छुएगा तो जैसे आप एसीटोन को हाथ पे रखो तो क्या होता है? तुरंत हीट एब्जॉर्ब करता है, और तुरंत वो इवेपोरेट हो जाता है। सेम थिंग्स हैपनिंग हियर। तो क्या हुआ कि हीट को एब्जॉर्ब कर लिया गया। जब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक इन नेचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 की बात करो। क्वेश्चन 20 क्या है? क्वेश्चन 20 देखो, व्हाट इज फ्री एनर्जी चेंज, यानी इनकी डेल्टा जी पूछ रहा है। व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 पे ध्यान देंगे, 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री। तो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे स्टीम एंड वाटर क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इक्विलिब्रियम में होते हैं
तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कि डेल्टा जी हो गया आपका 0। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एसिटाइलिन। देखो CaHC2 बड़ा ही आसान सा तरीका है। तो ए कर दो, एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम को कितने हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कितने वाटर चाहिए होते हैं, 2, यानी कि 2 OH चाहिए, नहीं तो 2 OH चाहिए तो 2 H इनको दे दो, तो C2H2 हो गया, सिंपल सा आंसर आ गया C2H2। बाकी अगर होते तो क्या बनता, Mg2 है, C3 है, तो मैग्नीशियम को चाहिए होते हैं, एक मैग्नीशियम को 2 OH चाहिए, 2 मैग्नीशियम को 4 OH चाहिए, यानी कि 4 OH चाहिए, 4 OH इसको मिला तो 4 H इसको मिलेगा, यानी कि ये बनाएगा C3H4 बनाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है क्या हो गया क्वेश्चन 22, हमारे पास है एक सिंपल सा प्रोडक्ट, इसको आपको Cl2 के साथ करना है, मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन मतलब कोई एक ही जगह पे क्लोरीन लगेगा, कोई एक ही जगह पे एक ही क्लोरीन लगाना है, तो हम पॉसिबल जगह ढूंढते हैं। क्लोरीन यहां लग सकता है, तो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज बी, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन, मतलब 2 ही प्रकार के कार्बन हमारे हैं, यानी कि क्लोरीन यहां लगाओ तो, यहां लगाओ तो, यहां लगाओ तो और यहां लगाओ तो बात बराबर है। तो या तो आपको क्लोरीन को कहां लगाना पड़ेगा, क्लोरीन यहां लगाइए, या आपको क्लोरीन को कहां लगाना पड़ेगा, यहां लगाना पड़ेगा, तभी आपको 2 प्रकार के प्रोडक्ट बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 23। सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर बट बेरियम सल्फेट इज नॉट। देखिए यहाँ पे लैटिस एनर्जी की बात आती है, हाइड्रेशन एनर्जी की बात आती है। अगर आपका हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो चीजें सॉल्युबल हो जाएंगी, अगर आपका लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबल होना मुश्किल है। तो यही बात है आपके साथ, सोडियम सल्फेट का क्या होता है, सोडियम सल्फेट का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है उसके लैटिस एनर्जी से, तो वो तुरंत सॉल्युबल हो जाता है। पर ये बेरियम सल्फेट के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, जिसके कारण वो सॉल्युबल नहीं होता। आप देखते हो इसके ऑर्डर में भी आपको दिखा देता है। आपको बात है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 में Me2SiCl2। तो जब इसको आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा बताओ, ये सिलिकॉन है, ये मिथिल है, ये मिथिल है, ऑक्सीजन OH आ गया, OH आ गया, दूसरा मॉलिक्यूल लो HO है, सिलिकॉन है, मिथिल है, मिथिल है, OH आ गया, OH आ गया, दूसरे मॉलिक्यूल को सिलिकॉन है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो ये एक वाटर निकालोगे, सिमिलरली अगला मॉलिक्यूल से वाटर निकालोगे, तो ये क्या हुआ, एक लीनियर चेन बनता चला जाएगा। तो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 3। तो आप क्या बोलोगे सर, डाउन द ग्रुप है, मेल्टिंग पॉइंट तो डिक्रीज करना चाहिए, यानी कि बी होना चाहिए, फिर एल्यूमिनियम होना चाहिए, फिर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। पर क्या है, प्रॉब्लम क्या करता है, ये इनके पास डी ऑर्बिटल्स क्या है, जो डी ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, पुअर शिल्डिंग के कारण क्या होता है, एक तो चार्ज इनके पास कम है, पर पुअर शिल्डिंग के कारण ये बंदा जो है चला जाता है पीछे, और आपके पास जो ऑर्डर होता है वो थोड़ा सा गंदा होता है। क्या होगा, ये होगा ऑर्डर। ठीक है, ये आपका ऑर्डर सर्च कीजिए, ये वाला ऑर्डर किसमें है, आई थिंक थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या है, पुअर शिल्डिंग ऑफ डी, जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो, इसके कारण ये आपको ऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, मिसमैच्ड ऑर्डर। तो ये सारी चीजें अगर आप याद भी रख लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। कैल्शियम ऑक्साइड बताओ क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होता है। ओके, क्या CO2 क्या होता है, आप कार्बोनिक एसिड एसिडिक होता है। ठीक है, SiO2 क्या होता है, SiO2 वीक एसिडिक होता है। ओके, तो जो अंत वाला है वही तो हमारा आंसर होगा। क्या देखते हैं, SiO2 एम्फोटेरिक, क्या एम्फोटेरिक इन नेचर हो। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करो। क्वेश्चन 27 क्या है, वाटर गैस। सिंपल सी बात है, CO+H2 इज कॉल्ड वाटर गैस। तो इसी तरीके से सिन गैस के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर्स में ये चीजें हैं, कुछ याद रखने की चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन 28 की बात ही कर रहे थे हम, तो आपके पास है BBr3 है, BBr क्वेश्चन 28।
सॉरी या BBr3। तो ये क्या हो जाएगा, इस पे इसका हाइब्रिडेशन बताओ। इसका हाइब्रिडेशन था sp2 होता है। शेप क्या होगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप होगा। चलो मैच करते हैं, तो इसका क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर इज द शेप। नाउ वी हैव थैलियम ऑक्साइड Tl2O। तो ये क्या होता है आपको पता है, इसका नेचर बेसिक होता है, बेसिक ऑक्साइड, जिसको बेसिक ऑक्साइड, ये क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। अब बोरिक एसिड आपको पता है, बोरिक एसिड क्या होता है, एक मोनोबेसिक एसिड होता है, एप्रोटिक एसिड होता है, ये सारी बात आपको पता है। और AlCl3, इस पे आपको प्रश्न भी आते हैं कि AlCl3 क्या डाइमराइज करता है, पर BCl3 डाइमराइज नहीं करता है, ड्यू टू आपको पता है कि बैक बाइंडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स यू नो। सो ये क्या होता है, ये क्या करता है, डाइमर फॉर्म करता है, क्लियर, ओके। सो इसका आप लगा लो। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन 29 क्या है, व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज हीटेड इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। देखो जब कैल्शियम क्लोराइड को नॉर्मल रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ओके, कैल्शियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है N2 के साथ, जनरली आप लोग कंफ्यूज होंगे, कैल्शियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है तो कैल्शियम प्लस N2Cl2 बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस वाले रिएक्शन से कंफ्यूज होते हैं, पर ये है कैल्शियम कार्बाइड। तो इस कैल्शियम कार्बाइड को आपको रिएक्शन करवाना है किसके साथ, N2 के साथ। तो ये क्या बनेगा, CaNCN, ठीक है, CaNCN। तो सर्च करो ऑप्शन में, CaNCN बनेगा, CaNCN क्या है, ये क्या है, वन ऑफ द मेथड टू सेपरेट दिस कार्बन आपको क्या है, सॉलिड रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है, ओके। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन में, सॉल्यूशन में जो रिएक्शन दे रखा है उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 क्या है, व्हेन CO इज हीटेड विथ H2 अंडर प्रेशर। जब आप CO को हीट करते हो H2 से एंड यूजिंग हाई प्रेशर, तो क्या बनता है आपका, बनता है CH3OH, एक मिथेनॉल, करेक्ट है, मिथेनॉल के रूप में बनता है, दैट इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल, यस करेक्ट। सो मिथाइल अल्कोहल बनाने का एक तरीका है, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओ अंडर हाई प्रेशर, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 क्या है, which of the following reaction of potassium superoxide, आपको पता ही है कि KO2 क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, और उसको आप क्या स्कूबा डाइविंग में इसको यूज करते हैं इन सेलेन। चलो क्या होता है, पूछ रहा है कि सुपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन गैस देता है किस किस के साथ। जब आप पहला रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड विथ नाइट्रोजन, नहीं, इसमें नहीं देता है। रिएक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड विथ मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर का मतलब क्या है, वाटर। तो जब आप KO2 को मान लो मॉइस्चर मतलब क्या हो गया कि वाटर ही होगा, तो H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, KOH बनता है, और अब KOH के बाद क्या बनता है, H2O2 बनता है और O2 बनता है। रिएक्शन बैलेंस कर लेना आप, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि O2 बनता है जब भी आप मॉइस्चर की बात कर रहे होते हो, यानी कि दूसरा ऑप्शन तो सही लग रहा मुझे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप KO2 को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, KO2 को CO2 के साथ कराते हो, तो क्या होता है, कार्बोनेट बनता है, K2CO3 बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन बना है, यानी कि ऑप्शन बी और सी में क्या है कि आपका ऑक्सीजन फॉर्म किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 32 पता है आपको कि जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम CaSO4.2H2, ठीक है। जब आप उसको हीट करते हो तो क्या होता है, ये लूज करता है वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये CaSO4 हाफ H2 के रूप में ही बच जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हो, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 क्या है, 33 which one of the alkali metal forms only नॉर्मल्स M2O। तो आपको पता है कि ऐसा सिर्फ Li2O है, यानी कि लिथियम भी है जो ऐसा फॉर्म करता है। जैसे सोडियम की बात करो तो सोडियम ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड ऐसे फॉर्म करता है, सुपर ऑक्साइड, सॉरी, पेरोक्साइड भी फॉर्म करता है, नहीं, लिथियम ऐसा नहीं कर पा रहा। लिथियम
तो लिथियम दूसरे ऑक्साइड फॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? इन द कार्बन फैमिली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग डिसेंडिंग द ग्रुप। फाइन, अच्छी बात है। अब बिकॉज इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, सिंपल सी बात है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर रहा है। तो क्या है मेल्टिंग पॉइंट का मतलब? क्या है कि जो इंटर एटॉमिक या जो इंटर एटॉमिक जो अट्रैक्शन होगा ना वो कम हो जा रहा है डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि साइज इंक्रीज करता जाता है। तो साइज जब इंक्रीज करता है ना तो इंटर एटॉमिक जो अट्रैक्शन है वो फोर्स कम होता जाता है, और जब अट्रैक्टिव फोर्स कम हो रहा है तो बॉन्ड तोड़ने में क्या आसानी हो जाएगी, और जब आप बॉन्ड तोड़ दोगे तो वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा आसानी से, कम ही अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो क्या होगा, क्या है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स बिकम्स वीकर एज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। ठीक है, वो कमजोर होता जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, आपको पता चला 35 की बातें करते हैं। बोराक्स इज यूज्ड एज क्लींजिंग बिकॉज, देखो बोराक्स का जो है जब आप उसको सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या होता है, बोरेट आयन में चेंज होता है। किसमें? बोरेट में चेंज करता है। अब बोरेट आयन क्या करता है, बोरेट आयन आपको बदल जाता है किसमें, बदलता है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, और किसमें बदलता है, Na पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान से बताओ, हमारे पास एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्यूशन कैसा होगा, अल्कलाइन और बेसिक बोल सकते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन बोल सकते हैं कि नहीं, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन के कारण इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 क्या बोल रहा है, बेरिलियम हाइड्राइड इज ऑब्टेन्ड बाय। तो देखिए बेरिलियम हाइड्राइड को ऑब्टेन करने के लिए क्या है, जो इसमें रिएक्शन है पहले वाले से बेरिलियम हाइड्राइड नहीं आ पाएगा। यस, दूसरा रिएक्शन है, जब भी आप BeCl2 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम, जिस Al हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन आपको मिलेगा बेरिलियम हाइड्राइड के रूप में। तो यहां से आपको बेरिलियम हाइड्राइड मिलना आसानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है बताओ, 37 बोलो सर ये रिएक्शन याद करना था। जी हाँ, ये रिएक्शन आपको याद हो जाना चाहिए था। ओके, क्या है, डेल्टा जी ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। सो मेल्टिंग ऑफ आइस एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट, इसी की तो बात कर रहा है। ओके, अब ये मुझे बताओ कि अगर आप आइस को कभी आप अगर ठंडे इलाके में गए होगे तो वहां आइस जमी दिखती है, क्यों? वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है, -5, -10, 15। ठीक, तो ये बात कर रहा है -15 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे वहां पे आइस है। तो अब बताओ मुझे कि उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आइस से वाटर बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसको हीट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस है फ्रॉम आइस टू वाटर, वो जो प्रोसेस है वो अपने आप नहीं हो रहा है। मैंने एग्जांपल भी दिया था जब मैंने लेक्चर बताया था थर्मोडायनेमिक्स में कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो जाता है। तो आइस से वाटर बनने का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता है -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जब स्पॉन्टेनियस नहीं है तो डेल्टा जी क्या होगा, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इज पॉजिटिव। तो क्या होगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आपके पास क्या है, when 1 mole of ideal gas is compressed to half of its initial volume and simultaneously heated to twice its initial temperature, डेल्टा क्या होगा, सॉरी एंट्रोपी चेंज क्या होगा बताओ। तो क्या होता है, डेल्टा एस होता है NCV ln of T2/T1 and NR ln of V2/V1। तो NCV ln टेम्परेचर के साथ क्या किया आपने, ट्वाइस इज इनिशियल, यानी कि T2 इज नथिंग T2 T1/T1 प्लस NR ln V1/2/V1। तो क्या लिख सकते हैं, NCV नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 ही है, तो CV ln 2 माइनस क्या बोल सकते हैं, R ln 2, 1/2 है ना, ln 1/2 को माइनस ln 2 लिख सकते हैं। ln 2 को अगर आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा बताओ, CV माइनस R ln 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39।
39 क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 गिवन, एस गिवन, फ्लोरीन गिवन। तो कैसे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कैसे करना है बताओ, कैसे करोगे? बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। SF6 कितने सल्फर गैस किससे बनेगा? SF6 में। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 का क्या मतलब है? सल्फर सॉलिड स्टेट में रहता है, और क्या फ्लोरीन क्या होगा? फ्लोरीन अपने गैसेस स्टेट में रहेगा। कितने? 3 फ्लोरीन। और इससे क्या बनेगा बताओ जरा मुझे? F2 ने। और क्या बनेगा बताओ? SF6 बनेगा, और ये डेल्टा HF गिवन होगा नहीं। और इसी को आप हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल देते हो। तो हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1100, दैट इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अब बताओ सल्फर जो है इसमें क्या है? सल्फर पहले कहां जाएगा? सल्फर सॉलिड से गैस स्टेट में जाएगा। सल्फर सॉलिड से गैस स्टेट में जाएगा। तो सल्फर सॉलिड से, दिस इज एक्चुअली गैस ना, सल्फर सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाएगा। तो क्या होगा? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। तो एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है? सल्फर सॉलिड से गैस में बदलने के लिए 275 अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी प्लस। अब देखो फ्लोरीन, अब क्या है? फ्लोरीन गैस से फ्लोरीन एटॉमिक गैस में बना है, फ्लोरीन एटम में बदलना है आपको। तो एक एटम में बदलने के लिए कितना है हमारे पास? 275 हैं एक एटम में करेक्ट है, सॉरी 80 किलो जूल है एक एटम के लिए। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 3 × 2 6 एटम हैं, इंटू 6, ठीक है, प्लस। ओके, अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास कितने बॉन्ड हैं? हमारे पास अच्छा है सल्फर बॉन्ड, सल्फर और फ्लोरीन बॉन्ड है 6। कितने SF कितने बॉन्ड होंगे? SF बॉन्ड हमारे पास टोटल 6 है नहीं, SF6। तो 6 × x, मान लीजिए x मुझे नहीं पता है, तो सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा? -1100 -275 -480 इज इक्वल टू 6x। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ? -1855 -1855 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज कमिंग टू बी 309 पॉइंट सम वैल्यू है, 309। सो 309 पॉइंट सम वैल्यू आ जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ओके। इसके बाद है क्वेश्चन C4H8Br2 का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा? चलिए उसको भी हम देखते हैं। 40 है ना, 40 क्वेश्चन 40 देख रहे थे। तो हमारे पास है C4H8Br2। हाँ, तो देखो सिंपल है, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो नो डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 कौन कौन से? A B। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, सॉरी A B पॉसिबिलिटीज बताओ मुझे, क्या क्या हो सकता है? ध्यान से देखेंगे। Br2 ना, तो दोनों ब्रोमीन यहाँ पे एक आइसोमर, दोनों ब्रोमीन यहाँ पे 2 आइसोमर, क्लियर, ठीक है। जेमिनल ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, तो दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पे डाल रहे हैं। तो दोनों ब्रोमीन यहाँ पे, दोनों ब्रोमीन यहाँ पे, कितने आइसोमर? 2 आइसोमर, 1 2 3 4। एक ब्रोमीन को यहाँ पे फिक्स कीजिए, एक ब्रोमीन यहाँ पे आया, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे आया, तीसरी बार ब्रोमीन यहाँ पे आया। ध्यान से आ रहा है समझ में? एक ब्रोमीन को यहाँ पे मैंने फिक्स किया है, तो एक बार ब्रोमीन यहाँ पे आया 1 आइसोमर, यहाँ पे आया 2 आइसोमर, यहाँ पे आया 3 आइसोमर, कितने हो गए टोटल? 3, क्लियर। तो इसके अलावा अब जो स्टेट कार्बन 4 है उस पर और कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अब चेन को बदलना पड़ेगा, तो 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ये तीनों कार्बन सिमिलर हैं, तो क्या कर सकते हैं? एक बार यहाँ पे ब्रोमीन लगाइए और एक बार यहाँ पे ब्रोमीन लगाइए, एक आइसोमर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है? एक बार यहाँ पे ब्रोमीन लगाइए और एक बार आप यहाँ पे ब्रोमीन लगाइए, एक और आइसोमर हो सकता है, ठीक है। अलग अलग विसिनल कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, आप बताओ क्या क्या हो सकता है? हाँ, 2 ब्रोमीन इसी कार्बन पे, 2 ब्रोमीन इसी कार्बन पे, तो 2 और हो गए, ठीक है। तो बताओ कितने हो गए? 2 + 3 5, 5 2 7 2 9, टोटल कितने हो गए? 9 आइसोमर पॉसिबल हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कौन से ब्रोमीन कहां पे लगने हैं, तो टोटल 9 आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। 41 की बात करो भाई। द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर C4H8। अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक डबल बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड एक बोलते, एक 1 डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड और साइक्लिक रिंग, दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए, तभी जाके C4H एसिड बनेगा। तो देख लो 1 2 3 4, तो एक डबल बॉन्ड यहां डाल सकते हैं, 1 2 3 4, तो एक डबल बॉन्ड यहां डाल सकते हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड यहां डाल के एक यहां ब्रांच लगा सकते हैं। तो अब ओपन चेन में कुछ ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। अब साइक्लिक की बात करेंगे तो ये क्या हो सकता है कि हमारे पास क्या साइक्लोब्यूटेन हो सकता है। अगर आप बात करेंगे साइक्लोप्रोपेन के लिए, साइक्लोप्रोपेन में कैसे लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, टोटल कितने 5 आइसोमर ऐसे हो सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42। ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट सॉलिड ल्यूब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट। ठीक है, द रीजन फॉर दिस एनोमलस बिहेवियर इज दैट, सिंपल सी बात, आपको पता होगा कि ग्रेफाइट के जो होते हैं वो सीट में होते हैं। ये सीट क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं। ये स्लाइडिंग एबिलिटी क्या है, इनको देती है लुब्रिकेंट बनाने में इनका हेल्प करती है। तो इसलिए क्या है, स्लाइडिंग एबिलिटी क्या होती है, इनको लुब्रिकेंट बनाने में हेल्प करती है। पर जब बात करें हुए, क्या इन्होंने बोला कि डिफिकल्ट टू मेल्ट। डिफिकल्ट टू मेल्ट मतलब कि हर कार्बन को अलग अलग हटा देना, इसको डिफिकल्ट टू मेल्ट, यानी हर कार्बन को एक दूसरे कार्बन से जो बॉन्डेड है उससे आप दूर कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस। तो जो कार्बन है वो रिंग में है, एक सीट की बात करते हैं, मैं एक सीट की बात करता हूं, इस सीट में जो कार्बन होंगे वो एक दूसरे से काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो मेल्ट करना इज डिफिकल्ट, बट यस सीट जो होते हैं एक दूसरे पे क्या करते हैं, काफी आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो बॉन्ड होता है, लास्ट बॉन्ड जो होता है, 3 बॉन्ड से कार्बन है, चौथा बॉन्ड क्या होता है, फ्री होता है, इसीलिए वो क्या होता है, उस पर स्लाइड करता रहता है, इसलिए लुब्रिकेंट पे यूज कर सकते हैं। पर मेल्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन 43 की बात करते हैं। द बॉन्ड डिसोसिएशन दैट इज BF3 में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 646, वेयर CF इन CF4 इज 515। ठीक है, तो BF3 की बात कर रहा है क्वेश्चन इज 43, BF3 एंड CF4। ओके, सो पूछ रहा है कि BF3 में ऐसा क्या है जो CF में नहीं है, या CF में कुछ कम होगा। तो ध्यान से, अगर मैं आपने कई बार देखा होगा, BF3 में क्या होता है, बोरोन और फ्लोरीन के बीच बैक बॉन्डिंग होता है, बैक बॉन्डिंग होता है। क्यों, फ्लोरीन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, एक खाली रूम है। दूसरी बात जो है, बोरोन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज भी है। तो क्या है कि इसको बैक बॉन्डिंग से इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा, तो सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या है कुछ समय के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड की उसके पास एक नया रूप मिला। डबल बॉन्ड हल्का सा समय के लिए हुआ, इसका मतलब क्या है कि उसका जो स्ट्रेंथ है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो बैक बॉन्डिंग के कारण क्या है, BF3 का बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसा C और CF बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, CF में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन सर्च कीजिए, स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड, नहीं। सिग्निफिकेंट पी-पाई इंटरेक्शन, जिसको आप बैक बॉन्डिंग बोलते हो, वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ सच इंटरेक्शन इन कार्बन एंड फ्लोरीन। यस, नाउ कमिंग टू 44, which of the following statement is correct? देखो लो भैया, क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज पॉजिटिव और 0। यस, करेक्ट। देखो सेकंड ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑल द सेकंड पीरियड एलिमेंट आर लेस देन दैट ऑफ थर्ड पीरियड। नहीं, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है, ज्यादा भी होता है। अब जैसे सल्फर का क्या होता है, सल्फर अपने ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर का एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है, क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा होती है, नहीं, तो ये तो गलत बोल दिया। थर्ड देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, यस, सल्फर का ज्यादा होता है, देन सेलेनियम आता है, ऑक्सीजन बड़ा अंत में आता है, ध्यान से देखोगे तो यस, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, बहुत ही सही ऑर्डर है। ठीक है, ओके, सो आपका पहला और तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करो, क्वेश्चन 45 क्या है, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ, तो हमारे पास है N3 है, O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव है, Ne है, Na पॉजिटिव है और Mg+2 है। ध्यान से देखो तो सबके पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं, पर इसके पास 7 प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या, इसके पास 8 है, इसके पास 9 प्रोटॉन है,
इसके पास 10 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है। अब मुझे ये बताओ ना कि 12 प्रोटॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेंगे, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ या अंदर की तरफ खींचा जाएगा, तो रेडियस सबसे छोटा हो जाएगा। तो Mg+2 का जो रेडियस है सबसे छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे साथ ही प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, इसके पास उतना इफेक्टिव पावर नहीं है, इफेक्टिव चार्ज नहीं है, तो इसका जो ये है जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो काफी दूर तक रहेगा, काफी दूर चला जाएगा, यानी कि रेडियस बढ़ जाएगा। तो जो N3 नेगेटिव इसका रेडियस काफी दूर चला जाएगा। एंड आप देख लो बाकी उसी अरेंजमेंट उसी तरीके से अरेंज कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मजे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।